Guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Najam again with another talk today. And today we are going to have a very exciting chat with engineer Rizwan, who's the manager of Bahariya Incubation Center. और इन पिछले 3-4 सालों में जो इन्होंने गुजारे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, इन्होंने इंक्यूबेशन को 0 से 100 तक पहुंचा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। तो उस काम के हवाले से हम इनसे बात करेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, और फिर हम ये चाहेंगे कि उस एक्सपीरियंस में जो इन्होंने हासिल किया इस डेवलपमेंट के दौरान क्या सीखा, वो हमारे स्टूडेंट्स से शेयर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि फ्यूचर में हो सकता है यही काम करने का प्लान करते हों। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ओवरऑल आप क्या समझते हैं रिजवान साहब कि इंक्यूबेशन के स्टेटस क्या है। हम देखते हैं कि इंक्यूबेशन का एक मैकेनिज्म है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर नॉर्मली इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडेड होते हैं। यहाँ पे स्टेटस थोड़ा डिफरेंट है, जिसके अंदर हम देखते हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, उसने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, वो इंक्यूबेशन सेंटर चला रहे हैं। तो इन दोनों अप्रोचेस का क्या डिफरेंस है, किसके फायदे हैं क्या और किसके क्या नुकसान हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर बिल्कुल इनफेक्टिव नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ माशाल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, तो इस बारे में आपकी राय जो है काफ़ी यूजफुल होगी। और आखिर में हम चाहेंगे कि अगर आप थोड़ा बहुत एडवाइस करें जो एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनको, कि जब अगर वो इंक्यूबेशन में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हैचरी है, एक्सेलरेटर है, इंक्यूबेटर है, तो वो किस किस्म के इंक्यूबेशन को कब अप्रोच करना चाहिए और उससे उन्हें क्या फायदे हो सकते हैं, और इन केस वो जाते हैं तो उस एक्सपीरियंस को, उस टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूजफुल कैसे बनाया जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि जाते तो हैं लेकिन वो टाइम ज़ाया कर देते हैं वहाँ पे। वो 3-4 महीने की साइकिल होती है, उसमें उतना फायदा नहीं उठा पाते। तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कैसे किया जाए, ये हमारा तीसरा पार्ट होगा इंटरव्यू का। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल टॉक। मैं चाहूंगा कि पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए, अपना बैकग्राउंड, फिर क्या आपने जो बहरिया में काम किया, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने इन्वाइट किया। और नंबर 2 इंट्रोडक्शन ये है कि मैं बेसिकली इंजीनियर सैयद रनाली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग के बाद में इंग्लैंड गया, वहाँ पे जाके मैंने मास्टर्स किया और वहाँ पे मैंने जॉब की। फिर उसके बाद तकरीबन 5 साल जॉब करने के बाद पाकिस्तान आया। आने के बाद मैंने नवीना ग्रुप को ज्वाइन किया और वहाँ पे जो उनका IT डिपार्टमेंट था हेड ऑफिस के अंदर शारा फैसल के ऊपर, वहाँ मैंने तकरीबन कोई 2-2.5 साल काम किया। उसके साथ फिर मैंने जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज अ लेक्चरर, और मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में अपना स्टार्ट लिया। और फिर उसके बाद जो है कुछ अरसे में ही कुछ ट्रेनिंग्स आई ही, जिसके अंदर कुछ मास्टर ट्रेनर यानी कि जो मैं HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन का एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर भी हूँ कि जिसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और प्लस उसके अलावा उसी दौरान ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेनिंग, बहुत सारे उस वक्त ट्रेनिंग्स आ रही थी जो हमने की, और करते करते फिर जो है बहरिया यूनिवर्सिटी में मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई एज अ मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। तो उस दौरान हुआ कुछ इस तरह से कि हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है बहरिया यूनिवर्सिटी का, अगर आप सिंध की बात करें तो एक पायनियर्स में इसलिए शुमार किया जाता है कि 2014 जून में, यानी कि जो भी लास्ट मंथ गुजरा है, आज से ठीक 6 साल पहले ये इन्होंने अपना इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया। और ये हमारे दोनों कैंपसेस में एक साथ स्टार्ट हुआ था, यानी कि इस्लामाबाद कैंपस में भी और कराची कैंपस में भी। और आपको जैसे पता होगा और जितने व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं कि अभी भी लोगों को अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए, जबकि इतनी अवेयरनेस पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते। और अगर मैं बैक टू 2010 से लेके 14 का जो एरा मैं बात करूंगा, तो उसके अंदर जो है आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। तो उसी वक्त बहरिया ने भी स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद जो है इसको इन्होंने जो है कंपटीशंस करवाए, मुख्तलिफ जो है लोगों को बुलवाया। जैसे मैडम जो जहाँ आ रहा है, ये हमारी पहली जो कोहोर्ट था उसकी ये हमारी चीफ गेस्ट थी। इस तरह से ये माशाल्लाह हमारा एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से आप कोई भी गेम प्ले करें, यानी कि फुटबॉल हो या कुछ भी, तो उसमें प्लेयर होता है, तो वो एक बॉल दूसरे को पास करता है, दूसरे को तीसरे। तो ये हमारे कुछ फेजेस थे। तो पहला हमारा फेज बहरिया में उस वक्त ये था, मुझसे आने से पहले, कि हमें सिर्फ लोगों को बताना था कि ये भी एक जिंदगी का एंटरप्रेन्योर
या एंटरप्रेन्योरशिप एक हिस्सा है, क्योंकि उस वक्त HEC ने भी ये कोर्स मैंडेटरी नहीं किया था, जो कि अब मैंडेटरी है तमाम डिसिप्लिन में, कि चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई और इंजीनियरिंग हो, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। उसके बाद तो शुरू में हमने सिर्फ ये फोकस किया कि लोगों को मेंटोर करें और लोगों को यूज टू करें, तो उसके हवाले से तकरीबन 2 साल तक काम होता रहा। कोहोर्ट्स हुई हमारी तकरीबन कोई ऑल टुगेदर 3 कोहोर्ट्स 2 सालों में, उसमें हमने इंक्यूबेट किया, लोगों को सेशंस करवाए। ठीक, अब मैं जरा बात करता हूँ अपने टेनओवर की, जो कि मैं तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मेरा तीसरा साल खत्म हो गया, चौथा साल ऑलमोस्ट मतलब एंड अप पे ही है। तो उस वक्त हमने जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली उस वक्त सेशंस और इंक्यूबेशन के ऊपर फोकस था। ठीक, और जब मैं इसको आके इसको ज्वाइन किया तो जो मैंने एक गैप देखा था बीइंग अ फैकल्टी, क्योंकि जब आप जब फैकल्टी में होते हैं तो यू कैन सी द एनालिसिस बिटवीन द स्टूडेंट्स कि क्या उनको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। वो ये कि नॉर्मली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये रखा जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज पे अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो उसी को ही बेसिकली बहरिया यूनिवर्सिटी में 2016 से पहले जितनी कोहोर्ट्स हुई हैं उनको लिया जाता था, यानी कि उन्हीं को इनवाइट किया जाता था, और उनको इनवाइट करके ही जो है वो उसी में से अपने FYP आते थे, वो अपना पिच करते थे और वो इंक्यूबेट हो जाते थे। तो ये था। हम लोगों ने जब मैंने इनका स्टार्ट किया तो हमारे साथ होते थे जो कि अब नस में थे, आजकल PhD करने गए हुए हैं, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉक्टर फैसल बिन बदर बन के आएंगे, फैसल बिन बदर साहब फ्रॉम द नस। तो वो हमारे मेंटोर थे, क्योंकि वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर मेंटोर। जब मैं उनसे बात की और मैं इस वक्त नया मैंने चार्ज लिया 2016 के अंदर, तो उन्होंने से डिस्कस किया, तो हमें उन्होंने ये कहा कि देखें ये तो आप काम कर रहे हैं अच्छा। फिर मैंने उनसे एक बात शेयर की तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, फिर उसको हमने पब्लिकली यूनिवर्सिटी में अनाउंस कर दिया वो कि आइडिया कैन बी फ्रॉम एनीवन, इट डजंट मीन दैट यू आर इन द 8th सेमेस्टर एंड इट मीन्स दैट यू हैव अ फाइन आइडिया। भाई आइडिया किसी का भी हो सकता है कहीं भी। ये मेरा अपना एक पर्सनल जेस्चर था, जो फैसल साहब से बात हुई उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट करके कहा, और फिर हमने इस चीज को पहली दफा जो बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये 2016 के अंदर हमने पहले सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक हमने कॉल्स दी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज द फर्स्ट टाइम कि इसमें 60 पिच यानी कि तकरीबन कोई अराउंड 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया ग्रुप्स की फॉर्म में, और हमने पैरेलल सेशंस चलाए थे 2016 में। एंड अगेन इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी कि इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, क्योंकि माजी में जो एप्लीकेशन आती थी वो आती थी 2025। ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेशन आ रही है, क्योंकि शुरू में बहरिया का था, फिर हम बताएंगे किस तरह से अभी हमने इसको मोल्ड किया है। अब इट्स फॉर एवरीवन, ये बहरिया यूनिवर्सिटी का जो इंक्यूबेशन है मैं आगे बात बताऊंगा, लेकिन उस वक्त स्टार्टिंग में चूंकि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन थी कि ओनली फ्रॉम द बहरिया, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड, तो जिसकी वजह से जो 20 एप्लीकेशंस माजी में आती थी, उस 20 में से ऑब्वियसली फिर उसकी फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें से लोगों को ये लोग सॉर्ट आउट करते थे, और फिर उसमें से जो बेस्ट 8 कंपनियां होती थी, यानी कि 8 ग्रुप्स 8 स्टार्टअप्स, उनको इंक्यूबेट करते थे। बहरहाल उसके बाद 2016 में कि जब हमने ये किया तो उसके अंदर हमें बड़ा अच्छा एक मैचअप मिला, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर वाला स्टूडेंट भी खड़ा था, थर्ड सेमेस्टर वाला स्टूडेंट भी था, जिसमें से 2 थर्ड सेमेस्टर के यानी कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इंक्यूबेट हुए थे। ठीक, उसके बाद जो हमारी अगली कॉल आई तो उसमें भी हमने यही किया, और फिर उस दौरान हमने स्टूडेंट्स को जो है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ हमने कहा कि देखें आप बढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लिए भी एक डेवलपमेंट थी, लर्निंग थी, तो वो फंडिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, लोगों को फंड्स भी मिले, लेकिन उसके साथ साथ जो मेजॉरिटी यानी कि मैं ये बताऊंगा कि 2014 से लेके अब तक जो टोटल हमारे पास कंपनियां जो आके ग्रेजुएट हुई हैं वो हुई हैं अप्रोक्स 38 कंपनीज अब तक हम ग्रेजुएट कर चुके हैं। उस 38 में से जो इस वक्त स्टार्टअप बने, जो बड़ी कंपनीज बने, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, बट दे आर डूइंग अ गुड प्रोग्रेस।
जिसमें से बड़ा नाम आपको पता होगा वंडर ट्री, ठीक है, वो माशाल्लाह IBM में भी रहा, वो ICCBS में भी गया, ठीक है, वो नेस्ट IO में भी गया, पाशा, और फिर उसके बाद वो इंडिविजुअल हो गया, लेकिन स्टिल दे आर कनेक्टेड विद अस। इंशाल्लाह वेरी सुन उनके साथ हम एक सेशन भी करेंगे इनके बैरिया यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन के प्लेटफॉर्म से। तो उसके अलावा कबाबिस्तान, ठीक है, ये एक मशहूर रेस्टोरेंट रहा है, बहुत से लोगों ने इसमें खाना भी खाया होगा, जो कि शुरू हुआ था बुक वार्म से, यानी कि किराए की किताबें देने के ऊपर से, और बाद में फिर वो एक बना। उसकी भी पूरी एक स्टोरी है कि किस तरह से, जिसने आप जो सुनते हैं ना कि जीरो इन्वेस्टमेंट से उन्होंने स्टार्ट किया, बंदों को ढूंढा, फाइनेंसिंग की, क्योंकि ये पूरी एक साइकिल होती है। मैं ये जर्नी भी यहाँ पे शेयर करूंगा उन स्टार्टअप्स के लिए। देखें, कोई भी चीज वन टाइम वन वो में नहीं होती, यानी कि उन्होंने 35 लाख 2015 में सोचा था कि मैं रेस्टोरेंट पे खर्च करूंगा। जब वो रेस्टोरेंट बना, यू वोंट इमेजिन कि 75 लाख रुपए तो सिर्फ उसकी ओपनिंग में लगे। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 2000 आपको 14-15 की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। बहरहाल फिर तो ये सारी चीजें होती है जो आपको समझ में आती है। फिर उस टर्नओवर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे बड़े मुझे खुशी होती है कहते हुए कि माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स, यानी कि ये 2020 को छोड़ के 2019 तक हमारे जो रीजनल हैं सिंध से, वो हमारे माशाल्लाह विनर्स रहे। 2017 में हम नेशनल विनर थे, फिर हम इंटरनेशनल के लिए गए, ठीक है, और 2018 के अंदर ठीक है हम सेकंड पोजीशन पे थे, लेकिन अगेन इट वाज 220 यूनिवर्सिटीज इन द पाकिस्तान। और माशाल्लाह आज वो जो स्टार्टअप है उसको मुख्तलिफ जगह से ग्रांट्स मिली, कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मिली, लेकिन वो पार्शियल थी। उन्होंने कहा आपको 28,000 पाउंड का जो है वो हमने आपके लिए फंड रिजर्व कर लिया। लेकिन आज वो पीसा या पासा जो यूनिवर्सिटी है इटली में, तो वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे और वही उसी प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा है और उसी को एनहांस कर रहा है कि जो कि उसने एक एस्थमा कंट्रोलिंग डिवाइस बनाई थी, कि क्योंकि वो खुद एस्थमा का पेशेंट था और उसने उस डिवाइस में ये था कि सिर्फ क्योंकि कमरे में आप रखें, अगर जैसे ही आपका जो भी एस्थमा लेवल है अप एंड डाउन हुआ या अप हुआ तो वो डॉक्टर्स को कॉल करी जाती थी, आपके फैमिली फ्रेंड को मैसेज होते थे। देखने में बहुत सिंपल चीज है, लेकिन जब एस्थमा का अटैक होता है तो आपको समझ में नहीं आता कि ये हुआ है या आपका जो प्रेशर है वो ऊपर नीचे हो रहा है। एनीवेज, और खास करके जो कोरोना के अंदर तो आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि इसमें अटैक आपके बेसिकली ब्रीदिंग सिस्टम पे ही होता है। इसमें एस्थमा सांस वाले लोग तो बेचारे ज्यादा इन्फेक्ट और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में एकदम से चले जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर। उसके अलावा फिर हमारे पास और स्टार्टअप निकले जिसके अंदर जो मेहंदी प्रिंटर के नाम से अगर आपने सुना हो, अखबार की माशाल्लाह जीनत भी बना, कि जिसने एक जो है प्रिंटर बनाया था जो कि ठीक है बेसिक डिजाइन तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर पूरे आपके हाथों पे प्रिंट कर दिया करता था, जिसको ये जो टेक कॉन्फ्रेंस होती है 2018 के अंदर 1 करोड़ की फंडिंग का ऐलान भी हुआ, उनका MOU भी साइन हुआ, उस पर उन्होंने काम भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होता ही है स्टार्टअप के साथ कि कुछ लोग बैक ऑफ कर जाते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो काम करने वाला एक रह गया, बाकी आगे पीछे हो गए, तो उसने वो खैर बंद कर दिया। लेकिन स्टिल ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि उन्होंने अपनी एक और कंपनी खोली जिनका सेशन अभी हमने कुछ अरसे पहले लिया है, और वो जापान से गाड़ियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो स्टार्टअप उनका चल रहा है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास और बहुत से स्टार्टअप्स आए, उन्होंने काम किया, और इस वक्त जैसे कि हमारे पास अभी हमने जो लास्ट हमने सेशन लिया था जिसके अंदर नज़ैफ नेटवर्क्स जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक इसी तरह से प्ले के नाम से एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि इसने पूरे US, इंडिया, एशिया के तकरीबन 10,000 से ज्यादा इसके कस्टमर्स हैं प्ले के नाम से। ये भी हमारे स्टार्टअप बेसिकली थे, और फिर उस ग्रेजुएट होने के बाद फिर उन्होंने जो है वो काम करके माशाल्लाह एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन ये बता रहा हूँ कि 38 में से जो स्टोरीज है अगर मैं गिनती भी करूँ तो ठीक है ये 5-8 से ज्यादा नहीं बनती, फेयर इनफ। लेकिन आप दुनिया का इस वक्त देखें तमाम इंक्यूबेटर्स का, तो वहां पर भी रेशो कम होता है, ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा सा जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की नजम साहब, आपने रियली एग्री विद यू कि इंक्यूबेशन सेंटर्स और VCs का और बाहर का और पाकिस्तान के मॉडल के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ व्यूवर्स को बताना चलूँ कि जिनको पता है अच्छी बात है, वो जिनको नहीं पता वो ये कि अब 2 इयर्स बैक, 2 इयर्स तो नहीं, दिसंबर 2018 के अंदर मेरा US जाने का इत्तेफाक हुआ था जिसमें हम 5 लोग पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए थे। ये बेसिकली व्हाइट हाउस का प्रोग्राम था और जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ एजुकेशन ब्यूरो इसको हेड कर रहा था,
इसको बोलते हैं IVLP यानी कि इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो हम जिस प्रोग्राम पे गए थे वो था इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑन US कैंपसेस, तो जिसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30 यूनिवर्सिटीज जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी पार्क, कोवर्किंग स्पेस, आपके टेक्नोलॉजी पार्क, केमिकल पार्क, आपके हार्डवेयर लैब्स, आपकी वुडन लैब्स, मतलब मैंने ये भी देखी है कि वो वुडन लैब्स हैं, वो भी एक इंक्यूबेशन है कि पूरी पूरी लैब्स हैं जिसमें लोग फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। इवन मशीनरी के लिए जो पूरा उसका सेटअप होता है वो वहीं इंक्यूबेशन में ही बन रहा है। बहरहाल तो इस तरह के पूरा हमने 30 से ज्यादा इस वक्त जो है वो इंस्टीट्यूट विजिट किए, जिसमें हम मेडिकल भी गए, ओवी यूनिवर्सिटी ओहायो के अंदर, जो मैं सुन के हैरान हो गया, उनके साल के 300 से ज्यादा पेटेंट होते हैं एवरी ईयर, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम बेसिकली मेडिसिन पे हम काम करते हैं और मेडिकल, और फिर उन्होंने पूरा अपना बहरहाल। तो वो जो आपकी बात है बिल्कुल है कि जितने भी, अगर मैं बाहर की बात करूं तो इंक्यूबेशन सेंटर्स या इनोवेशन सेंटर्स हमेशा किसी ना किसी फंडिंग से बनते हैं, और उस फंडिंग के बाद उसमें जो इंक्यूबेटी आता है उसको भी फंड उससे मिलता है। अगर वो पोटेंशियल है, कुछ काम करना चाह रहा है, लोन फ्री, लोन के साथ भी होता है, इंटरेस्ट के साथ भी होता है, और कोवर्किंग स्पेसेस भी होते हैं। यानी कि वो एक अगर टेक्नोलॉजी पार्क है तो उसमें उनके मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं और मल्टीपल उनके पास टास्क चल रहे होते हैं कि इंक्यूबेशन अलग है, जो प्री इंक्यूबेशन, ठीक, आपकी जो एक्सीलरेटर प्रोग्राम है वो अलग है। जैसे अभी आपने बात की स्टूडेंट्स को कि उनको समझ में नहीं आता, उनको सब चीजें इंक्यूबेशन लगती हैं, ऐसा नहीं है। प्री इंक्यूबेशन एक अलग इन्वायरमेंट है कि आपको इंक्यूबेशन में आने से पहले, स्टार्ट करने से पहले क्या, या स्टार्ट करते हुए क्या करना है। उसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर इज समथिंग एल्स, कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक वो स्टार्टअप जो स्टूडेंट है या जो भी है वो पास आउट होके आता है या पढ़ते हुए आता है, आने के बाद कहता है कि जी मैंने काम करना है, तो उसको पूरा रोड मैप से उसकी ट्रेनिंग करना, उसको समझाना, उसको बताना, उसको ट्रेन करना। जो असल इंक्यूबेशन के जो हैचरी का जो मकसद है ना, वो यही है निगहदाश्त, कि इस नन्हे से पौधे को, यानी कि उस सीड को, उस बीज को निकाल के उसको पौधा बनाना, पौधे से बन के जब वो उग के एक दरख्त बन जाता है, मैं विजुअल भी शो कर रहा हूँ, तो ये आपके पास बनता है एक्सीलेटर, जो दरख्त पूरा उग जाता है, कमाई का टाइम आ गया है, कमाऊपूद बन जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि वो हम मिक्स कर देते हैं प्री इंक्यूबेशन को, एक्सीलेटर को, भाई वाले इवन कोवर्किंग स्पेस को भी। भाई कोवर्किंग स्पेस इज अ डिफरेंट थिंग, जिसमें आपको कोई ताल्लुक नहीं होता, आपने जस्ट रेंट, यानी कि आपने उसको किराए पे चढ़ाया होता है, एंड यू हैव नो कंसर्न अबाउट इट, वो क्या कर रहा है अंदर, क्या नहीं कर रहा, बिजली कितनी यूज कर रहा है, मशीनरी कौन सी उसे 3D प्रिंटर के अंदर लगा दी है, यू हैव नो कंसर्न। उसको आप एक टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एक जगह रेंट पे देते हैं, जो हमने अमेरिका में आम दुकानों के साथ भी कोवर्किंग स्पेस देखे। मतलब जरूरी नहीं इंक्यूबेशन में जाए, आपने सिर्फ ऑफिस स्पेस चाहिए तो वो आप चंद पैसों में देके आपको वो जगह मिल जाती है, उसको कोवर्किंग स्पेस कहते हैं। लेकिन चूंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में अवेयरनेस तो है, लेकिन थोड़ा सा अलमिया ये है जो कि वो सब हम चीजें एक ही जगह मिक्स कर देते हैं और एक ही जाविये से देखते हैं, जबकि दे आर डिफरेंट, ठीक। उसके बाद हम बात करूंगा वीसीज की, बिल्कुल सही कहा कि ये जितनी चीजें बनती हैं ये प्रॉपर फंडिंग से बनती हैं, ऐसे नहीं होती कि आपने सोचा इंक्यूबेशन बना लो चलो जी बन गया, नो। उसके लिए पूरा आपके पास वीसीज यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट कह लें, आपके पास फर्म्स कह लें, आपके पास कंपनीज कह लें, कि वो आपके पास आती हैं, उनसे आपकी डीलिंग होती है। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान में वो नजर आती है एनआईसी की, LMKT की फंडिंग, जो कि 5 साल की वो फंडिंग है, ठीक है, 5 इयर्स वो फंडिंग है। उस 5 साल के अंदर जो है उनको उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है और फिर बाद में अपने सस्टेनेबिलिटी मोड पे आना है कि इक्विटी के ऊपर। लेकिन एक अलमिया में पाकिस्तान में जितने लोग बैठे हैं, माशाल्लाह नजम साहब भी IBA में हैं, लम्स में भी लोग बैठे हैं, कि इक्विटी मॉडल पाकिस्तान में, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी समझ के मुताबिक हो, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं बन सका। ये मेरी अपनी सोच है, कुछ लोग हो सकता है इससे इत्तेफाक करें, कुछ लोग ना करें कि देखें जी हम तो इक्विटी मॉडल चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी नजरों से अब तक वो गुजरा नहीं है। ठीक है, लम्स का नाम सामने आता है, एग्रीड, लेकिन वो फिर पे भी कर रहे होते हैं पर बंदा, क्योंकि वहां पे हमारे डॉक्टर सुलेमान शाहिद जो फेसबुक इनोवेशन लैब को इस वक्त देख रहे हैं, तो उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हमारे फैकल्टी मेंबर उनके साथ उन्होंने PhD की है उस हवाले से, तो वो हमें चीजें वहां पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एनीवे, तो हम जो बात कर रहे थे अपने कि वो इक्विटी वाला मॉडल तो अमेरिका में बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक।
दूसरी मैं एक बात करूंगा स्टूडेंट्स के लिए, वो ये कि जो मैंने इंक्यूबेशन में एक चीज देखी है या एक्सेलेरेटर कह लें प्रोग्राम, इसमें होता ये है कि जो हमारा इंक्यूबेटी है या कंपनी है या जो स्टार्टअप है, वो इंक्यूबेशन इसलिए नहीं आता कि शायद वहां के कुछ सीखेगा। वो कहता भाई मैं तो सब सीखा हुआ हूँ, धक्के मैंने सारे खाए में, मुझे सिर्फ कनेक्शन चाहिए, मुझे मार्केट के अंदर मशहूर कर दो, लोग मेरे नाम को जाने, हाँ अरे ये बंदा है तो मैं जानता हूँ, और कहीं से भाई मुझे पैसे दिला दो, फंडिंग दिला दो, बस। तो ये एक अलमिया है कि जो नहीं होना चाहिए वो ये कि भाई आप आए हो तो कुछ ग्रूमिंग करो, कुछ सीखो, फंडिंग भी मिल जाती है। देखिए पाकिस्तान ने माशाल्लाह यूएस सेमिया ने कितना अच्छा प्रोग्राम निकाला हमारे दो, एक इस्लामाबाद कैंपस, एक कराची कैंपस का लास्ट ईयर हमने उनके प्रोजेक्ट्स विन किए। हर साल उनकी थीम्स आती हैं। इस दफा तो उन्होंने 7.5 मिलियन PKR का उन्होंने कर दिया था, उसमें टूरिज्म भी डाला था, वरना नॉर्मली टूरिज्म नहीं होता था। इवन अगर आपने टूरिज्म करना है, होटल खोलना है, आपने कोई नॉर्दर्न एरियाज के अंदर कोई एजेंसी खोलनी है, उसके लिए फिर यूएस समिया की इसके ऊपर फंडिंग भी है। इनके हर साल स्टॉल लगते हैं, जो कि ठीक है आजकल कोरोना की वजह से इनके जो फिजिकल सेशन से नहीं हो रहे, उसमें वो मार्केटिंग का बजट देते हैं। यानी कि यूएस समिया का एक सिंपल उन्होंने एक वीसी क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें वो कंपनी जो टूरिज्म पे काम कर रही है उसको वो फंड करते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए। तो ठीक है पाकिस्तान में माशाल्लाह अब फंडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं तमाम लोगों की बात करूं तो ये कहना कतई तौर पे गलत नहीं होगा कि वो आटे में नमक के बराबर है। माजरत के साथ कि हो सकता है बहुत से लोग इस चीज से ना करें एग्री, लेकिन मेरी समझ है, अब मेरी समझ के मुताबिक वो आटे में नमक के बराबर है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम शुरू हुआ, ठीक है, जो कि पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट से था, बाद में कामयाब जवान के नाम से रीलॉन्च हुआ। ठीक है, उसमें भी लोगों को फंडिंग मिली, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो जो मैं इस वक्त पोटेंशियल लोगों की बात करता हूँ, आई डोंट नो, उसमें मुझे कहीं कोई ऐसा पोटेंशियल स्टार्टअप नजर नहीं आया। मतलब मैं अपनी सोच के मुताबिक फिर बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग होते हैं कि वो इसके ऊपर कमेंट करते हैं नहीं ऐसा नहीं था, देखिए जी फलाने को मिल गया, हो गया होगा, लेकिन मैं पोटेंशियल स्टार्टअप का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिनको मैं जानता हूँ कि जो पाकिस्तान के वेल नोन स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, कि उनको उसमें से कोई शायद फंडिंग मिली हो, लेकिन वो जो फंडिंग भी थी वो बहुत छोटे लेवल की थी। यानी कि लेट सपोज आपने छोटी सी कोई दुकान खोलनी है, कोई रेड़ा चलाना है। अब मैं अपने स्टार्टअप की बात करूं, स्मार्ट टॉक उसका नाम था, पाकिस्तान स्टार्टअप कप में भी वो गया था, बेहतरीन काम किया उन लड़कियों ने, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के शी लव्स टेक के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आज वो सदका जारिया के नाम से आप टाइप करके देख सकते हैं, काम कर रही हैं, लाखों रुपए की उनको फंडिंग आ रही है, और वो तकरीबन कुछ 40 घर उनके मंथली चलते हैं। कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना से पहले। फिर उन्होंने बताया कि हमने सर तकरीबन 50 लोगों को ठेले रेड़े लगवा के दे दिए हैं, जो फंड हमारे पास आते हैं हम उनको छोटे छोटे कारोबार करवाते हैं कि भाई तुम्हें पैसे नहीं है ना, चलो अच्छा एक काम करो, आप रेडी लगा लो, सब्जी बेच दो, प्याज बेच दो। तो कह रहा है तकरीबन 40 लोगों को ज्यादा हमने इस तरह के कारोबार करा दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से हमें फंड आ रहा है। और अब हम इसको जो है वो इंटरनेशनल लेवल की कोशिश करेंगे, लेकिन और पाकिस्तान में इसको हम कराची से निकल के भारतीय, कराची इतना बड़ा है, इतना बड़ा है बाखुदा, कि आज मैं इस वक्त जो मेरी एज ऑफ रेंज है वो 35 से 38 के दरमियान है, लेकिन बाखुदा मैंने आज तक पूरा कराची नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं, ऐसे ऐसे इलाकों का कभी कोई नाम सुनता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये कौन सा इलाका है, यार भाई कराची है ये, अच्छा ये कराची है। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब अपने स्टार्टअप का नाम याद आ गया, स्मॉल टॉक था, ट्रेन किया हमने, उसको ग्रेजुएट किया, फिर उसने ठीक है आगे टैग से लेते हुए उसने उसको सदका जारिया में कन्वर्ट कर दिया, और अब लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, पूरी दुनिया से उसको फंडिंग आती है, और वो इस वक्त फलाई बहबूदी काम में काम कर रहे हैं। ठीक, तो अभी जो हम बात कर रहे थे वीसीज की, वो यही है कि देखिए ये बड़ा जरूरी है कि पैसे के बारे काम नहीं होता। मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे भी शेयर करूंगा, हो सकता है कि लोग इससे एग्री करें ना करें, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि शुरू में जब हमें 1 लाख का पता लगता है फंडिंग मिल गई, तो मेरी दांतें और दांत ऐसे हो जाते थे माजरत के साथ। फिर ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 50-50 लाख लोगों ने उठाए, और वो हमने डूबते हुए देखे हैं, माजरत के साथ डूबते हुए देखे हैं। तो फिर समझ में आया कि भाई छोटे से छोटे, ठीक है हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एक ऐसा कारोबार कि जिसके लिए वसाइल ना हो, ठीक है मान लेते हैं वसाइल ना हो, लेकिन आज के इस दौर में भाई वो छोटे छोटे वसाइल भी आपके 50 लाख से 1 करोड़ पे लगते हैं, और सबसे ज्यादा खर्च होता है आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर। ये मैं अपने नजरिए से बता रहा हूँ,
क्योंकि देखें जितने माशाल्लाह यहाँ इंक्यूबेटर हैं काम कर रहे होंगे, वेल एंड गुड, फेयर एनफ, लेकिन जब तक खुद 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे ना, जब कहते हैं ना समंदर में उतर के गहराई का आता है, जब नुकसान करेंगे, थोड़ा सा हुआ यार ये क्या कर दिया, अच्छा मिस्टेक हो गई, चीजें उससे समझ में आती है। ठीक है, कहानी हम पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग हम करा रहे होते हैं, मैं तमाम इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, जो भी कर रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी रेडर लगा लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेकिन रेडर लगाते हुए उसको ये नहीं कहते, या छोले की दुकान लगाते हुए कि देखो तुम्हें रोड पे बदमाश भी तंग करेंगे, उनका भत्ता भी देना होगा, फिर तुम्हें पुलिस भी तंग करेगी, फिर केडीए वाले या केएमसी वाले आके तुम्हारा ठेला उठा के ले जाएंगे, फिर तुम्हें पैसे देके छुड़ाना पड़ेगा। तो वो भाई सारी रियलिटी उनको दिखाना पड़ती है। बहरहाल तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये सारे इश्यूज हैं। अच्छा जी, अब हम जो बात कर रहे थे इस खास करके जो वीसीज के लिए, यस पाकिस्तान में ये सिर्फ जो एनआईसी है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फंडेड है। दूसरा माशाल्लाह जो मैं बात करूंगा नेस्ट आयोग की, यस इसको भी गूगल से माशाल्लाह फंडिंग होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज बेस है, मैं एचईसी का भी इसमें थोड़ी तारीफ करूंगा कि एचईसी ने भी फंड किया है, ठीक है, लेकिन ये वन टाइम करती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करना चाहूँ तो वो ये कि 2016 में हमें कहा गया, हमारे और एक जो डायरेक्टर थे डॉक्टर फैसल आफ्ताब कि रिजवान साहब हम फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस एंड दैट, आप अपना चीजें बना के भेजें, ये करें वो करें, तमाम स्क्वायर बताएं, एचईसी वाले आएंगे उनको दिखाना है, दिस एंड दैट, वो दिया हमने करके, वो सब कुछ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 7 मिलियन से ज्यादा ग्रांट भी मिली, जो कि 2017 में हमें ग्रांट हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि आपकी यूनिवर्सिटी के चाहे 50 कैंपस हो, चूंकि हमने एचईसी ईमेल करके एक बात कंफर्मेशन ली है, वो कहते हैं हम जिंदगी में एक दफा ग्रांट देते हैं और आपके जो मेन यूनिवर्सिटी है उसको देते हैं, बाकी आपके जितने कैंपस हैं उनसे पूछें। वो आज तक मेरे पास जो है वो ईमेल मौजूद है। लेकिन चूंकि वो ग्रांट आई तो चूंकि इस्लामाबाद मेन यूनिवर्सिटी है तो माशाल्लाह वहीं गई, वहीं पे खर्च हुई, फिर उसी से फिर उन्होंने आगे सेटअप बनाया। तो एचईसी ने भी सर जो है यहाँ पर मैं समझता हूँ नजम साहब किरदार तो अदा किया है, लेकिन बात वही है कि वो एक यूनिवर्सिटी को दिया, फिर उसी ने आगे किया, लेकिन उसके कैंपस का क्या, फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उन्होंने उसमें स्टैब्लिश करके दिए। सबसे ज्यादा इस वक्त माशाल्लाह जो अगर देखा जाए फंडिंग में, वो नस के पास फंडिंग है, नस से सबसे ज्यादा फंडिंग एक्वायर की है एचईसी से, उनके नेशनल सेंटर्स भी, और खास करके जो अभी उनका जो टेक्नोलॉजी पार्क है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क माना जा रहा है, वो भी नस में ही स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी हम एबीसी की बात कर रहे हैं कि जो बच्चों को पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे फॉर्म से मैंने बताया कि इसके हवाले से आपको पता हो, अपने स्टार्टअप का पता हो, और हमेशा मैं कहता हूँ कि जब से अपनी जेब से बैठो, 100% फंडिंग के चक्कर में मत रहो, कुछ जेब से भी लगाओ, नुकसान करना सीखो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप रास्ता है 3 से 4 चीजों का। 3 चीजें क्या बताऊँ, एक तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 1 में 3 चीजें हैं, तरीका नंबर 2 में 1 चीज है। 3 चीजें तरीका नंबर 1 में कि अपना वक्त, अपना माल, अपनी जान, रिश्तेदारियां या ताल्लुकात दांव पे लगाओ, फिर एंटरप्रेन्योरशिप करो, इससे सीखोगे, क्योंकि ये करने से आती है। माजरत के साथ फिर मैं इंतहाई खुद टीचर हूँ, हाथ जोड़ के टीचर बिरादरी से, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता भी हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ माजरत के साथ, लेकिन ये काम भाई पढ़ने से नहीं आता, ये बातों से नहीं आता, सेशन में तालियां पिटवाने से खुदा के लिए नहीं आता, ये करने से आता है। और करने का बताया ना, ताल्लुकात, जान, वक्त दांव पे लगाओ, उसमें भी नुकसान भी होगा, धोखे भी मिलेंगे बेहतरीन किस्म के, तो समझ में आएगा। और ये पूरा एक रास्ता है, ठीक है। जैसे अभी पाकिस्तान में आपको पता चला होगा कि रिसेंटली एक नई फंडिंग माशाल्लाह मिल गई, पहले बाइकिया था, ठीक है, बाइकिया के बाद फिर हमारे पास अहमद अयूब यानी कि हमारे जो है वो एयरलिफ्ट आई, और एयरलिफ्ट के बाद फिर एक तीसरी फंडिंग का जो मैंने परसों ही खबर सुनी है, हो सकता है पुरानी हो, नंसा आपने भी आई थिंक सुनी होगी, वो ये तीसरी फंडिंग की जो आजकल फेसबुक पे और ज्यादा चल रहा है। बहरहाल तो फंडिंग मिल रही है, लेकिन भाई आपने अपना भी कुछ लगाना है। और ये जितने भी लोग हैं ये एकदम से नहीं आए, इन्होंने 15 साल लाइफ लगाए और फिर उसके बाद स्टेज पे हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है, जो बड़ा जबरदस्त तरीका है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो एक तरीका वो ये कि अगर आपने खुदा के लिए स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस करना है, ठीक है, अगर ये तीनों की सेक्रीफाइस नहीं करनी तो उस स्टार्टअप जैसी वाली जगह पे जॉब कर लो, वहां का पूरा प्रोसेस समझो, चीजें समझो, देखो, मालिकान के ऊपर सारी चीजें करो, जब वो समझ में आ जाए फिर करो। और मैंने जितने इन लोगों को देखा है, मैं 2-3 लोगों को अपने लाइफ में देखा है कि जिन्होंने बड़ा जबरदस्त बिजनेस किया, कि अब वो जो कंपनी का तो मेरे याद नहीं, एक टेक्सटाइल कंपनी में हमारे एक वालिद साहब के दोस्त के बेटे थे, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2006 और 7 की। उस जमाने में उन्होंने कोई 20 साल लगाए थे मालिकान के साथ, और खास आदमी बन के तमाम कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से कपड़ा, और अल्लाह ने उनको क्या खासियत दी थी, जब इंग्लैंड में ब्रिस्टल में उनको घुमाने गया तो वो घूम नहीं रहे थे,
वो कपड़े पकड़ पकड़ के मेरे साथ, कभी मैं उनको टेस्को लेके गया, कभी मैं मार्केट स्पेंसर, और क्या मैंने कॉलेज दीदी को हाथ पकड़ के बता दिया करते थे 2006-7 की बात कर रहा हूँ, 7 की, कि ये कपड़ा यार फलाने मुल्क का है। और 90% जो उस जमाने में उन्होंने कपड़ा पकड़ा कह रही है बांग्लादेश का है, और उन्होंने उस जमाने में प्रिडिक्ट किया था कि बहुत जल्द पाकिस्तान से लोग कपड़ा लेना छोड़ देंगे, बांग्लादेश से आएंगे, और वो उन्होंने वही किया जो करते हैं लोग। सीख ही गया था सब कुछ 15-20 सालों में। अमेरिका गए, वहां बात करी कंपनियों से, यही चीजें मैं आपको दूंगा जो उनके बेसिकली जैसे बिजनेस चल रहा था, इस सस्ते में मैं दूंगा, मुझसे लीजिए, वहां से कॉन्ट्रैक्ट छीन के खुद बिजनेस, विच इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। मैं कोई एग्जाम्पल नहीं कोट कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखें, आपने अगर वाकई में बिजनेस करना है तो आप उस जगह पे या तो जॉब कर लें, या तो उस जगह पे काम कर लें, उससे एक्सपीरियंस लें, उसके बाद काम करें। जो मैंने एग्जाम्पल दी, सॉरी टू से इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल, कि मालिकान से ही उनकी कॉन्ट्रैक्ट चोरी करके उन्हीं के बंदों से सस्ते में लेके दे दिया। लेकिन मैं एक्सपर्टी बता रहा हूँ, मैं हैरान था कि हाथ में लेके कौन है आदमी जो कपड़ा बता देता कि किस मुल्क का कपड़ा है, एक्सपर्टी। ठीक, तो ये सारी चीजें। बाकी अगर मैं आगे जो आखिरी में जो बात करूंगा वो ये बात करूंगा स्टार्टअप की एबीसीज के लिए और खासकर इंक्यूबेशन सेंटर्स के रोल के लिए। देखें, सेशन सारे कर रहे हैं माशाल्लाह, सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि 100% आप, मेरा जो ख्याल है, हो सकता है मैं फिर गलत हूं, कि सच ज्यादातर हम दिखा नहीं रहे। आप कहेंगे आप कौन सा सच, यकीन व्यूअर्स भी कह रहे होंगे यार कौन सी सच की बात कर रहे हैं भाई। सच ही आईटी कंपनी खोली, माशाल्लाह खोली, ठीक है, 2025 तक टैक्स माफ है, एग्रीड एग्रीड एग्रीड, मान लिया भाई। उसके साथ आपकी भाई दूसरी एम्प्लॉयज भी तो होंगी, वो तो आईटी का बिजनेस है ना, उसके अलावा और जो चीजें आ रही होंगी, मशीनरी आ रही होगी, तो इसमें कोई दरेग नहीं है। जो माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो उसके ऊपर टैक्स, यानी कि ये मैं तलब इस जगह हमारा रिकॉर्डेड सेक्शन मौजूद है, आप देख सकते हैं, जो हमने 2 साल पहले वर्कशॉप की थी, जैसे इंडियन किचन से लेके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे बहरिया यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एक ब्रांड नेम बना लिया था। मैं आपको 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 2018 की। तकरीबन उस सेशन में 40 लोग बैठे थे, जिसमें से 10 इन्वेस्टर्स थे जो पैसे, फिर उन्होंने कहा बताओ हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि 12 लाख रुपए साल का, और लोग हैरान थे, और मुझे कैलकुलेशन से बताया कि ये चीजें मैं ऑन डॉक्यूमेंटेड सरकारी महकमों में ऑन डॉक्यूमेंट पैसे देता हूँ टैक्सेस के नाम पे। उन्होंने कौन से, उन्होंने कहा भाई रात को 12 बजे खोलते हो रेस्टोरेंट, उसका टैक्स, गाड़ी आगे बाहर रोड पे खड़ा करते हो उसका टैक्स, ये करते हो उसका टैक्स, आपका जो फूड लाइसेंस के लिए उसका टैक्स। तो 12 लाख रुपए उसने बताया कि ये तो मेरे से टैक्सेस में जाते हैं, और फिर मंथली अगर मैं करता हूँ तो ये 60,000 रुपए पर मंथ मेरा टैक्स का है। और ये वो टैक्स है जो कि एडिशनल टैक्स है, एडिशनल टैक्स है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो रियलिटी वाली बात है वो यही है कि हम स्टार्टअप को यही बताएं कि बेटा आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो तो पाकिस्तान की एक डायनेमिक्स है। हर चीज ऐसी नहीं है कि यूं करके सीधा किया तो सीधा हो गया, ना ना ना, ऐसा नहीं है। जायज काम के लिए भी आपको बहुत सारी जगहों पे एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेंगे, माजरत के साथ आपको कोई चीज अप्रूव करानी होगी, भले आप 100% उस पर क्वालिफाई करते हैं फिर भी आपको पैसे देना पड़ेंगे। मैं ये ऑनलाइन कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी ये बात सुन के नाराज हो जाए कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। हम एसी वाले ठंडे कमरों में बैठ के कहानियां तो सुना देते हैं कि यूं करो और यूं करो, मैंने यूं मेहनत की, पीछे नहीं बताते। हमारे अपने एक दोस्त, नाम नहीं लूंगा, उनकी माशाल्लाह 3-4 बिजनेस है, अपने मुंह से कहते हैं कि मैं इतने लाख रुपए इस तरह मुख्तलिफ इदारों में जाता हूँ। क्यों भाई? मैंने कहा क्यों देते हैं? कह रहे हैं यार मैं जायज अपना टैक्स और तमाम चीजें देने के बावजूद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतने नोटिस आते हैं जिसकी वजह से मैं काम कर लूँ या नोटिस का जवाब दे दूँ या अदालत चला जाऊँ, क्या करूँ मैं? तो उस चक्कर में वो पूरे हिस्से बने हुए मुख्तलिफ इदारों के, नाम नहीं ले रहा, उनके वो पैकेट जाते हैं वो, यानी कि जायज काम करने पे जिसमें बंदा टैक्स भरवा रहा उसके साथ यह मामला आता है। ठीक है, हो सकता है आगे कोई क्लेम कर दे जी मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो थोड़े बड़े लेवल के बिजनेस कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये कि ये चीजें यहाँ पे ऐसे नजर नहीं आती। हम एंटरप्रेन्योरशिप को बोल तो देते हैं माशाल्लाह अल्लाह, लेकिन किसी को ये नहीं बताते कि तुम रेडी वाले हो, वही वाली मिसाल के छोले लगा लो, पकौड़े लगा लो, लेकिन उसको ये तो बताओ ना कि भाई तुमने इसमें जो है वो फिर जो रास्ते के बदमाश है उनके पैसे, ठीक है जी, पुलिस वाले आगे उसके पैसे, केएमसी डीएमसी, मतलब तमाम चीजें मैं उसको बताना चाहिए कि भाई ये चीजें भी होती हैं उसमें, इसका भी प्रॉफिट रखना है। अब जाहिर बात वो डंडी नहीं मारेगा तो क्या करेगा? क्योंकि हमारे एक दोस्त है, मैं फिर आगे बताऊंगा, क्योंकि लोग मुझसे मशवरे ले रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, मतलब वो उसने खुद बताया कि उसने चक्की का काम सोचा और कह रहा है यार बगैर मिलावट के नहीं बच सकता, अपने मुंह से बोल रहा है वो। फिर उसने वो काम छोड़ा, फिर उधर आया, फिर वो तोते चिड़ियों पे आ गया वो, उसका उसने फतवा लिया कि यार क्या तोते चिड़ियों का कारोबार हो सकता है? अब उसने पूरे घर की छत के ऊपर तोते चिड़िया बना दिए। उसने कहा यार हर चीज में 2 नंबर ही है यार,
हर चीज में 2 नंबर ही है। मतलब उसने 3-4 कारोबार बताए मुझे, रोटी वाले से लेके, ये चक्की वाले से लेके, फिर उसने रेडियां चलवाई अपनी किराए के ऊपर, यानी कि आलू या प्याज खरीद ली मौसम में, और उसमें वो करके जो 3 बेड़ी वालों को बात कर ली, भाई इतना पैसे हम लेंगे इतने किलो के ऊपर, बाकी जो ऊपर तुम अगर लेते हो ज्यादा महंगा बेच के तुम्हारा प्रॉफिट। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि वो तमाम लोगों से चीजें सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, समझ में भी आ रही होती हैं। तो ये रियलिटीज बहुत जरूरी है इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए। ठीक है, सीईओज आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं ये वो, लेकिन अंदर की बात कोई नहीं बताता कि भाई यहाँ हमने इस तरह से अपने टैक्स माफ करवाए, या टैक्स नहीं थे तो इसके अंदर एफबीआर से हम इस तरह से हम बचे, या ठीक है आईटी कंपनी में टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग परेशान होते हैं। कि जैसे हमारी एक वर्कशॉप हो रही थी इस्लामाबाद में, और वो बड़े मशहूर आदमी है माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान उनको जानता है अपनी ट्रेनिंग के हवाले से, बहुत जबरदस्त आदमी है। उनसे मेरी बात हुई तो मैंने बात किया कि जी, वो बात कर रहे थे कि इंक्यूबेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कर रहा हूँ। तो इत्तेफाक की बात है कि वहाँ माशाल्लाह हम तकरीबन कोई अराउंड 38 लोग थे, जिसमें अफगानिस्तान के लोग भी थे और मुख्तलिफ लोगों के चीज वो मौजूद थे। तो उसमें मैंने कहा कनेक्शन, वो बड़े खुश हुए। आपने कहा बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा क्यों? कह रहे यार मैं आईटी कंपनी में हूँ, मैं इस वक्त माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त काम कर रहा हूँ, सब कुछ है, लोग जानते हैं, दुनिया जानती है मुझे एफबीआई से नोटिस आ गया, हालांकि 2025 तक एग्जेम्प्ट है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहे मैं परेशान हो गया, तो एफबीआई के नोटिस और फिर फंसाने पे आ जाए तो फिर आपको अदालत है और चक्कर, वही वाली बात है, या काम कर लो या अदालत चले जाओ। तो कह रहे फिर मैंने अपने फेसबुक पर डाला, तो फिर कह रहे मेरे कुछ स्टूडेंट्स निकला है जो एफबीआई में। तो उन्होंने कहा सर मसला ही कोई नहीं है। और फिर उन्होंने कहा वरना तो यार मैं तो फिर ये अदालत ये वो, और फिर भले टैक्स एग्जाम्प्ट हो, लेकिन 10 चीजें ऐसी होती हैं जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, 10 चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें इनको बताना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि मसला मशीन में लगा लेंगे, ये कर लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि वेट के ऊपर आपका वजन लगता है, ड्यूटी उसी हिसाब से होती है। लोग क्या करते हैं कि और फिर जितनी कॉस्ट हो, मैं बाखुदा सच्ची बात बता रहा हूँ इस पर, कि अगर ये मेरे पास लेट सपोज ये मेरा इस वक्त ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये इस वक्त ठीक है 1700 रुपए का मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, ड्यूटी लगी सब कुछ लगी। हो सकता है कि ये चाइना से शायद 200 से 300 रुपए के अंदर मिलता हो, ठीक है जी। अगर मैं चाइना से इसको लिख के भेज दूं कि ये पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का परचेज किया है, तो ड्यूटी उस हिसाब से हो गई। समझ रहे मेरी बात आप? अगर मैं कह दूं कि ये 2 रुपए का मैंने परचेज किया है, 2 रुपए का, अब आप समझ सकते हैं कि 2 रुपए के हिसाब से ड्यूटी होगी भाई। फिर क्लियरिंग एजेंट होते हैं, फिर वो उसको क्लियर करवाते हैं। एनीवेज, तो मकसद मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ इंक्यूबेशन सेंटर्स को के हवाले से, स्टार्टअप के एबीसी जो हम बात कर रहे हैं वो एबीसी यही है कि हम, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास अगर कोई आता है तो हम तो ये सारे उसको रास्ते बताते हैं कि भाई देखो ये इशूज हैं, अब ये हमारा माशरा ऐसा, तो भाई इसके साथ चलना है आपने, ठीक है जी। और जितने भी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बीच में सेशन हुआ, मैं गया वहां पर और उन्होंने फंडिंग के लिए हवाले से बुलाया था, इस्लामी बैंक का नाम नहीं लूंगा, तो मैं भी चला गया। मैंने कहा ठीक है जी हमारे बच्चों को दें स्टार्टअप, तो ये इस तरह से। तो फिर उसने सूद की बात कर दी। मैंने कहा हैं? तो कह रहे क्या बात कर रहे हैं आप भाई? मैंने कहा यार आप इस्लामी बैंक हो यार, आप ऐसी बात कर रहे हो सूद की? तो कह रहा है भाई इसके बगैर कारोबार कहाँ चलता है। तो मेरी वहीं, मैं स्ट्रिक्टली मैं झूठ नहीं कह रहा, ये 2019 लास्ट ईयर की बात है, तो उनका इन्विटेशन आया कि जी हम फंड दे रहे हैं। मैं लेने चला गया वहां से उनसे फंड। जब फंड लेने गया तो पता चला सूद पे। तो मैंने कहा इस्लामी बैंक हो यार आप? उसने कहा सूद पे के बगैर चलता क्या? और फिर उसने थोड़ा मुझे ऐसे देखा कि जैसे मैं कोई शायद कहीं किसी छोटी मोटी जगह से उड़ कर आया हूँ। मैं भी शर्मिंदा हो गया कि अच्छा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि यार इस्लामी बैंक है, कैसी मतलब सूद कहाँ से होगा, उसमें इंटरेस्ट फ्री होगा। ठीक है भाई, जितने दिए उतने ले लो, इंटरेस्ट फ्री इस्लामी तो यही है ना भाई, अगर उधार ले रहे हो तो जितने नहीं उतने दोगे, ठीक है मुआहिदा हो सकता है भाई। या फिर वही मुफ्ती सकीम उस्मानी वाले मॉडल पर चले जाओ, जो उन्होंने इंग्लैंड में 2003 में देखे HSBC के अंदर अप्रूव कराया था, और अमाना बैंक के नाम से हलाल बैंकिंग यानी कि इस्लामी बैंकिंग शुरू की थी, हलाल मॉर्गेज स्टार्ट किया था। वरना पूरे इंग्लैंड में जितने लोग रहे वो सारे सूद पे घर खरीदते थे, उसके बगैर वहां पे उनके घर खरीद ही नहीं सकते थे, था यही। तो फिर उन्होंने इस्लामी लेकर आए, और उसमें यह था कि उन्होंने वही कर दिया कि आपको किराएदार बना के उसमें उन्होंने किस्तें और आपकी परसेंटेज, आपका हिस्सा जितना देते जाओ हिस्सा बढ़ता जाए। बहरहाल, तो मकसद मैं यहाँ पे ये कहने का बता रहा हूँ कि इस तरह की भी चीजें, क्योंकि जो इस्लामिक आपको पता है कॉन्फ्रेंस होती है तमाम इस्लामी बैंकों की पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 16वीं हुई है, मैंने 14वीं 15वीं दोनों कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। वहां भी मैंने बात करी, यही बात करी कि खुदा के लिए कि भाई करे, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कोई फंडिंग नहीं है स्टार्टअप और उसके लिए। तो ये सारी इश्यूज हैं जिसमें मैं मानता हूँ कि पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए,
और एक बिजनेस के लिए एक तरीका चाहिए, वो भी अपनी जगह जायज है, पैसे चाहिए वो भी जायज है, मार्केटिंग हो जाए, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर के माइंडसेट के मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कोई भी आए गरीब शरीफ उसको लो या तो ट्रेन करो उसको। स्टार्टअप के अलावा एक्सीलेटर अगर लेना है तो वो उसको अलग बोलो कि भाई ये एक्सीलेटर है हमारा प्रोग्राम, ठीक है, इसमें हम चलते कारतूस का मतलब ये कि आप पैसा कमा रहे हो महीने का हजारों या लाखों रुपए, ठीक है, आप इसमें आ जाओ, हम आपसे पैसे लेते हैं, जगह का चार्ज करते हैं, कोवर्किंग स्पेस बना देते हैं, या हम आपको सिर्फ फंडिंग में देते हैं। जैसे हमारे पास भी एक स्टार्टअप था, ठीक है, उसकी नहीं हो पाई अभी तक, कि उनको $1 लाख चाहिए थे, उन्होंने उनको कनेक्ट करवाया 2-3 जगहों पे, ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशन की नहीं बैठ पाई, लेकिन उनका ये था कि हम एक्सीलेटर प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए आए कि मुझे फंडिंग चाहिए। हमने कहा ठीक है, आपने साफ बात की, हम भी साफ बात करते हैं कि फंडिंग मिल जाएगी तो हम आपको दिलवाते हैं, हम लोगों से कनेक्ट करवा सकते हैं, कनेक्ट करवाया, ठीक है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अभी तक, और फिर कोरोना की वजह से 4 महीने हमने उसका कोई काम ही नहीं किया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो फिर उस चीज को जरा क्लेरिफाई करे ताकि लोगों को पता, क्योंकि लोग इंक्यूबेशन की कॉल आती है एक दिमाग से सोचते हैं कि भाई आप पहुंच जाओ, नाम बन जाएगा, मशहूर हो जाएंगे, 10 लोग जानेंगे हमें, जी फला बंदा से फला बंदा, और ये हमें पैसे दिलवा देंगे। तो इस चीज से थोड़ा बाहर आ जाए, खुद भी एफर्ट करें, अपने पॉकेट साइज देखें, उसके हिसाब से काम करें। तो ये नजम साहब सारी चीजें थी जो मैंने आपने जो कही थी, जो मुझे याद रहा मैंने बता दी। फिर इसके अलावा अगर कुछ रह गया है और अगर कोई कमी कोताही हो गई तो अगेन सबसे माजरत, ये मैं अपने माइंडसेट से जो चीजें सीखी हैं, जो देखी हैं, जो सीख रहा हूँ उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। और जरूरी नहीं है कि जो मेरी कही भी बात हो वो किसी के लिए 100% सच हो, क्योंकि देखिए हर आदमी डिफरेंट है, उसके हालात डिफरेंट हैं, उसके ताल्लुकात डिफरेंट हैं, उसके मिजाज डिफरेंट हैं, और उसकी की हुई चीजों के रस्ते डिफरेंट है। बस जी नजम साहब। जी बहुत शुक्रिया, काफ़ी आपने इन डेप्थ एनालिसिस पेश किया इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री का पाकिस्तान में। और कुछ ऐसे सच आप बोल गए हैं जिनको शायद मुझे सेंसर भी करना पड़े। आखिरी 5 मिनट में मैं आपसे चाहूँगा कि आप बच्चों को एडवाइस ये करें कि ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं, हैचरीज हैं, कोवर्किंग स्पेसेस हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, फिर ये के कौन कौन से हैं, कराची के बच्चों के लिए अवेलेबल कहाँ कहाँ पे हैं, तो किस स्टार्टअप स्टेज के ऊपर इनको किसको अप्रोच करना चाहिए, और ये कि वंस दे गेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिशन समवेयर, तो हाउ शुड दे प्रॉपर्ली यूटिलाइज दैट स्पेस, यानी कि उस वक्त को किस तरह से ज्यादा कारआमद बनाया जाए अगर वो उसमें दाखिल हो जाते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए जी, मैं अगर ये कहना चाहूँगा कि जी अपने आप को कारामद और वक्त को स्पेस करने के लिए यही है कि आप किसी भी इंक्यूबेशन में अप्लाई कर दें, कोई भी जगह के ऊपर, ठीक है, चाहे पेड हो अनपेड हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारी मेंटेलिटी है आजम साहब, अगेन माजरत के साथ, उनका ये अगर 1 रुपया दे रहा हूँ तो 10 रुपये खींचूंगा। अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पे आपकी आईबी की ले लूँ कि ठीक है आपने 5,000 में बेचारे को सीट दी, तो उसका ये होता है यार 5,000 दिए तो 20,000 की तो बिजली खींच के जाऊंगा, एसी नहीं भी चल रहा होगा तो जानबूझ के चला के छोड़ूंगा 16 पे। माजरत के साथ, माजरत के साथ, ये हमारी थोड़ी सी साइको है कि यार जो दिए तो वापस तो लूंगा मैं। तो भाई सबसे पहले इसको खत्म करें, ठीक है। आपने जो अगर दे रहे हैं तो उस जगह के दे रहे हैं, उस जगह के देने का मकसद ये है कि आपने वहाँ की जो फैसिलिटी है, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी जो फैसिलिटी जो हमने अमेरिका में देखी वो ये थी कि आपके कनेक्शन, ठीक है, मशहूर होने के लिए नहीं, इसलिए कि कौन आपकी हेल्प कर सकता है। और वहाँ बाखुदा मैं हैरान था, बहुत कम जगहों पे जो इनके इनोवेशन या टेक्नोलॉजी पार्क जहाँ जहाँ हम गए, बहुत कम जगहों पे उन्होंने कहा कि हम पेड लोगों को बुलवाते हैं। 90% लोगों ने ये कहा कि हमारे पास एक्सपर्ट्स ऑफ पूल इस तरह से बनाए कि वो खुद चल के आते हैं, कि वहाँ का एक समझ लें नॉर्म है और एक क्राइटेरिया है, वो ये है कि मैं अगर फारिग हूँ हफ्ते में 3 घंटे तो मैं कोई सोशल वर्क करूंगा या वॉलंटियरिज्म पे दूंगा। तो अब स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर्स में आए तो भाई मशहूर होना छोड़ दो। जब आप काम अच्छा करोगे ना तो लोग आपको खुद पहचानेंगे, लोग आपको जानेंगे। जब आप फंडिंग लोगे तो खुद आपको लोग एक्वायर करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी एग्जांपल दूं कि हमारा एक इंक्यूबेशन का इंक्यूबेटी भी है, करंट वो भी है, और उसके अंदर जो है उसने जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड हुआ था अहमद पराचा, ठीक है, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग नजम साहब आप ही के आईबीए से ली उन्होंने, और ये रिकॉर्ड भी जो उसका ऑन ग्राउंड वही आईबीए में ही रिकॉर्ड हुआ। लेकिन जो उसकी जो टीम थी उस टीम में ये मेंबर था, और जो पूरी जो उसकी प्रोसेसिंग है और जो उसकी पूरी, चूंकि ये रोबोटिक्स के अंदर ये बच्चा बड़ा मशहूर है, उसने काफी कंपटीशन विन किए हैं लाइन फॉलिंग रोबोट के ऊपर,
तो बैठ गया, उसके टीम का मेंबर था। और जब ज़ाहिर बात ये चीज़ें हुई रिकॉर्ड, तो फिर अहमद पराचा ने इनको भी एक सर्टिफिकेट दिलवाया एज अ कंट्रीब्यूटर का, कि जी आपने बिल्कुल कंट्रीब्यूशन की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, उनको भी दिया। और चूंकि रिकॉर्ड जो कायम हुआ है वो अहमद पराचा के नाम पे हुआ है। तो मकसद मैं ये कह रहा हूँ आपको ये बताने का कि देखिए बेटे, अब उसको रिकग्निशन मिली, बिल्कुल स्टूडेंट को मिली, ठीक है। अहमद पराचा साहब का रिकॉर्ड है, लेकिन कंट्रीब्यूटर का इसको भी मिला, जिसको बैरियर ने एक्नॉलेज किया, पूरे पाकिस्तान में एक्नॉलेज किया। तो मकसद ये मेरे बच्चों, उस स्पेस को इस तरह से यूटिलाइज करो कि उसको वर्केबल मॉडल बनाओ, ठीक है। दूसरा ये कि ठीक है, मनी इज इंपॉर्टेंट बट मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये याद रखना। पैसा बिल्कुल है, मानता हूँ, एग्रीड, लेकिन सब कुछ नहीं है, ठीक है। फंडिंग के लिए आओ, फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अप्लाई करो बिल्कुल फेयर तरीके से, ठीक है। वो और बात आपके माइंडसेट में होगी कि शायद पाकिस्तान है, ताल्लुकात पे फंडिंग मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती होगी कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत कुछ होता है, ताल्लुकात से ही फंडिंग मिल जाती है, ताल्लुकात से फंडिंग मिलती हुई छीन जाती है, वो छोड़ दे आप, लेकिन आपने अपने तौर पे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे यूएसएमए की बात करूं, बिल्कुल ये लोग इसलिए बता रहा हूँ कि ये नहीं कि हमें 2 फंड मिले फिर हमने अप्लाई कर दिया, नो, ये बिल्कुल प्योर उनका एक सेटअप है, उनका एक सवाल की तरह क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। अब हर साल आने लग गया है, और फिर उसके बाद उसका फेज 2 भी होता है, जो लास्ट टाइम हमसे रह गया। इस साल अगर उन्होंने हमें कॉल दी तो हम जरूर करेंगे, वो 2 करोड़ रुपए का होता है वो। अगर आपने फर्स्ट फेज विन किया हुआ है 7.5 मिलियन पीकेआर का, तो फिर 2 करोड़ का आपके पास, यानी कि 200 का आपके पास आता है। तो उसमें फिर ये होता है कि आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप फर्स्ट कॉल में निकले हो। हम लास्ट टाइम 2 दिन से लेट हो गए थे, हमने देर से जमा कराया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन क्या, ईमानदारी के साथ, कि उनका एक क्वेश्चन पेपर आता है, एक उन्हें वो प्रॉब्लम देते हैं, कहते हैं इसका सोल्यूशन बताओ। अब उनकी थीम्स होती हैं हर साल डिफरेंट थीम, और उसमें जो अच्छी सबसे सोल्यूशन देता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन है तो सिलेक्ट हो सकता है। जैसे हमारे कराची कैंपस से 2 सिलेक्ट हुए थे, कबाबिस्तान और आसानी। तो फिर उन्होंने कहा यार क्या चाहते हो, उन्होंने कहा चलो आसानी को दे दो, कबाबिस्तान तो ऑलरेडी उस वक्त माशाल्लाह ठीक ठाक बिजनेस कर रहा था उस जमाने में। एनीवे, तो तीसरी चीज जो आपके लिए जो बेटा इंपॉर्टेंट है वो आपका टाइम है। टाइम किस तरह से इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्शन अपनी सेट करें, अपने गोल सेट करें। गोल्स किस तरह से सेट करें, गोल इस तरह से सेट करें कि आपका एक प्लान होता है, एक गोल। गोल क्या मतलब ये कि जैसे इन केस आपने प्लानिंग की, यार मैं ये कर लूंगा, ये हो जाएगा। गोल ये कि ये कब करूंगा, किस दिन करूंगा, कोई इशू नहीं, गोल अचीवेबल होता है, बाज़ वक़्त नॉन अचीवेबल होता है। तो इसको पहले डिफाइन करें कि मैं स्टार्टअप में शुरू के 4 महीने सिर्फ क्या मार्केटिंग पे दूंगा। एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ, ये आपकी अपनी सोच है। उसके बाद फिर अपने गोल सेट करने के बाद उसको प्रैक्टिकली अचीवेबल बनाए। लेकिन बात वो ये कि जब आप आएंगे तो उसमें चीजें ऊपर नीचे होंगी, मानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स आप समझ में आएंगे, चाहिए गलती हो गई, अब नहीं होगी, उसको लिखते रहें। अपनी तमाम प्रॉब्लम को लिख के आपको बड़ा फायदा देंगी। आखिर में जो चीज वो ये है कि अपने टीम वर्क पे बड़ा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि 4 लोग आए थे, हम चारों इक्विटी पार्टनर हैं। अच्छा, चारों पार्टनर हो? हाँ हाँ, चारों मिलके काम करेंगे। और खुदा की कसम 1-2 रुपया कमा ले तो एक दूसरे की कमीजें फाड़ने पे, झगड़ों पे आ जाते हैं। अब मैंने इतना काम किया था, रात को जाके पोस्टें मैंने लगाई थी, वो कहते हैं अरे हटो भाई, तुम क्या बात करते हो, मैंने जो है इसके लिए फला फला बंदे से मीटिंग की थी। बाखुदा हर चीज डॉक्यूमेंटेड करो, खुदा के लिए डॉक्यूमेंटेड करो। मैं अपने स्टार्टअप में भी जो आते हैं मैं कहता हूँ भाई डॉक्यूमेंटेड करो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बेस्ट मॉडल होता है भाई, एक फाउंडर, एक को फाउंडर, दैट्स इट, बाकी सबको पेड रखो। क्योंकि इस तरह के हमने मसले देखे हैं कि काम हुआ छोटा मोटा, उसने कहा मैं तो ये काम किया था। तो हमेशा डॉक्यूमेंटेड करो भाई, एक फाउंडर को फाउंडर बहुत होता है, बाकी सारे एम्प्लॉय होते हैं आपके, पेड रखो। खुदा के लिए ये मतलब हो जाए यार देख लेंगे, काम कर लेंगे, फिर सोशल नेटवर्क मूवी देख लेना और फिर उसके बाद फेसबुक का देख लेना क्या हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें, तो ये 3 चीजें तो याद रख लें। एक तो स्पेस खुदा के लिए अपनी समझ के करो, ये नहीं है कि यार 10,000 रुपये दे रहा हूँ, 5,000 रुपये सीट के दे रहा हूँ आईबीए में, तो बस इसकी तो बिजली में ऐसी की तैसी। नो, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। नंबर 2, ठीक है कनेक्शन बनाओ, इसलिए नहीं कि मशहूर हो जाओगे, इसलिए बनाओ कि उनसे हेल्प लेने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग हेल्प कर रहे हैं, खुदादर लोग हैं, लेकिन अगेन कितनी तादाद है वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बातें करने वाले कितने और दिल से हेल्प करने वाले और आपको आगे बढ़ाने वाले कितने। ठीक है। तीसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि अपनी तमाम चीजें खुदा के लिए डॉक्यूमेंट करो। अब मैं फिर आता हूँ सिर्फ सदका जारिया की तरफ।
ठीक है, इतना पैसा माशाल्लाह फंड आ रहा है लाखों रुपए का। अब वो उन्होंने लॉकडाउन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराने का सोचा है माजरत के साथ, लेकिन अपना स्टार्टअप है, मेरी गलती है मान रहा हूँ, लेकिन भाई यहाँ कोई रजिस्टर कराता ही नहीं है। हालांकि आप अपना सिर्फ एक टेंटेटिव, अब तो एसएससीपी भाई ऑनलाइन कर रहा है, आप जाएं, आप अगर 1 लाख दिखाएंगे कि मेरा टर्नओवर है साल का, कि मैं 1 लाख कमा लेता हूँ, तो 1000 रुपये फीस है। जितना आप टर्नओवर दिखाएंगे उसी हिसाब से फिर आपकी फीस बढ़ जाती है, एक चीज। ठीक है, उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई तो कहते हैं आपको फंडिंग मिल गई, अब मैं फिर वापस मैं इन्वेंटेक पे आ जाऊंगा माजरत के साथ, उसका अभी तक चेक फंसा हुआ है। तो कौन इन्वेंटेक? वही इन्वेंटेक जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर कंट्रीब्यूट किया, पहरिया से उनको सीड मनी मिल गई माशाल्लाह, और फिर जब बनी तो वही हुआ जो होता है। और उन्होंने कहा सर नाम पे बना, मैंने कहा नो, कंपनी नेम पे बनवाऊंगा। वो कहता रहा मुझसे सर नहीं नहीं, मैंने कहा ना बेटा ना, शाबाश, कंपनी नेम पे बनवा दिया। जब गया तो फैसला भाई वो तो किसी और के नाम पे मिलती जुलती है, या तो उससे जाके एनओसी लेगा, वो एनओसी लेके, क्योंकि उसके नाम के अंदर था इन्वेंट टेक, अब जो टेक के नाम से और कंपनी आ रही थी उसे लिस्ट दिखा दी भाई यही है, इनसे एनओसी ले आओ, फिर हम इन्वेंट टेक कर देंगे। तो मकसद कहने का ये है कि फिर उसने टेक भी के नाम से दूसरी कंपनी बना ली, वो चेक उसका रुका हुआ है कोरोना की वजह से, और मैं खुद भी जा रही पाया यूनिवर्सिटी, तो मैं ये एग्जाम्पल आपको लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं वो चेक फंसा हुआ है उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है भाई, पहले डॉक्यूमेंटेशन करो, प्रॉपर करो, फिर काम स्टार्ट करो। कुछ नहीं होता, बहुत से लोग डरते हैं अल्लाह अगर हमने कर दी तो फिर ये होगा कि हमारे पीछे तो टैक्स वाले आ जाएंगे। ओ भाई कोई नहीं आता यार, जब कारोबारी है तो क्या हुआ, हाँ ठीक है, इसका बजट भी रखो कि किसी कंसल्टेंट के पास जाना है आपने, अकाउंटेंट ठीक है, लूटने वाले माशाल्लाह यहाँ दुकानें भरी पड़ी हैं लोगों की, एक काम कुछ नहीं, पैसे लूटने में आए थे, वो भी एक एक्सपीरियंस होगा आपके साथ। लेकिन एक अकाउंटेंट खुदा के लिए बना के रखो, एक सही बंदे को, जो ठीक है नुकसान उठाओगे, ऐसा नहीं है कि पहली दफा में कोई सही, मैंने कहा ना लूटने वालों की दुकान है, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, वो भी एक लूटने का कारोबार है। बहरहाल तो उसको फाइल करवाओ और रिटर्न करो जीरो करके। तो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, जो आपको जिंदगी में बड़ी काम आएंगी। जबरदस्त। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट है, उनका क्वेश्चन ये है कि आपसे कैसे रब्ता किया जाए अगर फंडिंग सीख कर रहा हो कोई स्टार्टअप। देखिए 2 इसके तरीके हैं। एक तो तरीका मेरा अपना फेसबुक पे है, इंजीनियर सैयद, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अगर वो मेरी सुन रहे हैं, गूगल पे आप टाइप करें ENGR सैयद वाली, इंशाल्लाह मैं आपको फौरन से मिल जाऊंगा। उस पे आप आके, एक तो मुझे जरूर नहीं ऐड कराएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऐड की रिक्वेस्ट आती है, अभी भी 1000 की करीब पड़ी है, और मैं लोगों से यही कहता हूँ खुदा के लिए भाई फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने आगे भी और अच्छे लोगों को ऐड करना है। तो मैंने सिर्फ अपने अभी 1000 लोग छोड़ दिए हैं, 3500 पे आगे, सॉरी तकरीबन 4000 पे आगे मैंने रोक दिया। अब मैं किसी को ऐड नहीं करता, मुझे फॉलो कर ले। तमाम अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं, सेशन आ रहे होते हैं, चाहे वो टाई के हों दुबई के, चाहे वो US समिया की कोई फंडिंग हो, चाहे जैसे अभी इस पर इग्नाइट की फंडिंग आई हुई है। ठीक है, इग्नाइट की फंडिंग आई हुई है कोविड के नाम से, जो कि अभी खत्म होने वाली है अगस्त के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की फंडिंग आई हुई है। फिर इसके अलावा जो है अभी एक और स्टूडेंट ग्रांट के नाम से आई हुई है, जो कि एक NGO है, मैंने अपनी फेसबुक पे लगाया हुआ है। उसमें उन्होंने $1000-2000 रखा हुआ है स्टूडेंट के लिए, कि वो छोटा मोटा काम कर रहे हो, वहाँ भर के भेजें, उनको समझ में आएगा तो वो फंड कर देंगे। तो आप काइंडली मेरे फेसबुक पेज को देख लें, नहीं तो मेरा जो लिंक्डइन का पेज है अगेन सैयद इस्माइल, उसको देख लें। और अगर कोई वैसे मुश्किल हो तो आप मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेंजर के ऊपर वॉइस मैसेज भेज दें। ठीक है, मैं जैसे पिछले 1 महीने में कुछ इस वक्त हालात से ऐसे गुजरा हूँ, तो वो मैं चेक नहीं कर पाया, तो अब मैंने देखा 20 मैसेजेस आए हुए थे, मैंने सबको रिप्लाई किया। इसमें खातून ने उससे कहा कि सर आपके साथ सेशन करना है, जिसको मैंने अभी टाइम नहीं है, आज का मैंने बोला है कि मैं इंशाल्लाह सेशन करूंगा, बताऊंगा। मैं नहीं आता उनको, लेकिन मैंने अपना नंबर दे दिया, उनको बता दिया, आज उनसे टाइम बात कर लूंगा। तो ये एक तरीका है जी। जी, एक लास्ट क्वेश्चन अगर आप अगले 2 मिनट में जवाब दे दें कि एक जी पार्टिसिपेंट बिल्कुल, कहना है कि लोन लेने में और फंडिंग लेने में क्या फर्क है। बहुत फर्क है भाई। लोन लेने का मकसद ये है कि आपने उधार लिया, वापस करना है। अब पाकिस्तान में अगेन माजरत के साथ है, हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सूद के बगैर काम नहीं होता। मुझे बड़ा सर तकलीफ होती है, किस बात का सूद यार, इस्लामी मुल्क है, क्यों सूद। एनीवे, तो लोन लेंगे तो भाई सूद देना पड़ेगा। मैं इस्लामी बैंक का बता चुका हूँ कि मैं, जब उन्होंने कहा कि हम फंडिंग अवेलेबल है, मैं गया, बातचीत करी, मुझे अफसोस हुआ कि उसने सूद की मुझसे बात करी। उसने कहा यार क्या बात कर रहे हैं आप, सूद के बगैर काम का चलता है। इस्लामी बैंक की बात कर रहा हूँ माजरत के साथ। तो बेटे लोन पे तो बिल्कुल मत जाना। हाँ, लोन ले सकती हो अपने अब्बू से, लोन ले सकती हो अपने चाचू से, अपने मामू से, कि जो लोन लोगे वो सूद पे नहीं होगा, उतना ही वापस होगा। और रही बात फंडिंग की, देखिए बेटे फंडिंग में ये होता है कि जो 90% फंडिंग जैसे मैं देख रहा हूँ वो वापस नहीं करनी होती।
कुछ ऐसी फंडिंग होती है जिसमें इक्विटी होती है, लेकिन जो आजकल फंडिंग जो खासकर यूएसएमईए की बात कर लूं या इग्नाइट की, देखें माशाल्लाह अभी मैं एक ईमेल करूंगा और चेक भी लगा दूंगा वो 15 लाख का, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने लिए है। और कराची के अंदर अगेन ये अल्लाह का करम है, इसमें ना मेरा कमाल है ना जमाल है, ठीक है, फोकल पर्सन मैं हूँ। कोशिश हमने की जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी बहरिया शामिल है, हमारा कराची कैंपस, और कराची में सेकंड हाईएस्ट एनईडी के बाद हमने प्रोजेक्ट हासिल किए। और तीनों कैंपस, जैसे हमारे लाहौर के अंदर 18,000 रुपए, इस्लामाबाद जो हमसे बड़ा कैंपस है 3 लाख समथिंग रुपए, और यहाँ 11 लाख समथिंग, ऑल टुगेदर 15 लाख का वो चेक आया है जो लास्ट ईयर की फंडिंग थी। तो फंडिंग में ये बता दूं बेटे, ठीक है सरकारी फंडिंगों में थोड़ा सा मैं ये अलमिया कहूंगा कि देर हो जाती है, अगर आप सुन रही हैं तो लेकिन आती है। देखिए पिछले साल की फंडिंग थी, आप फेसबुक देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगा चेक, ठीक है बैरिया वाले नाराज हो कि यार तुम चेक लगा के दिखा रहे हो, तो भाई आया तो क्यों ना दिखाऊं, उसमें अल्लाह का शुक्र अचीवमेंट है, हमने कोशिश की है, पूरे मेरे कैंपस ने कोशिश की है, मैंने लोगों का जीना आराम किया, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक डेली बेसिस पे करता था, हाँ भाई प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया, ये भेजो वो भेजो, चीजें करो, फिर उसकी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के फिर उसकी पर्चियां लगाई, वही सबसे मुश्किल काम था कि वेरीफाई करना चीज चलती हुई है या नहीं है। अब ये दूसरा वेरीफाई करना है कि भाई वो बहरिया में प्रोजेक्ट आया नहीं आया, फंडिंग ली, बच्चा का आया, हालांकि वो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है। तो ये भी होता है फंडिंग में, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी बेस पे लो तो वो चीजें आपको भाई यूनिवर्सिटी में जमा कराना पड़ती है। ये मैं बता दूं हर यूनिवर्सिटी के रूल होंगे, शायद ही कोई बहुत ही कोई शरीफ और फरिश्ता परवर यूनिवर्सिटी होगी जो कहेगी भाई पैसा भी तेरा, प्रोजेक्ट भी तेरा, सब कुछ तेरा। सीधी बात बता रहा हूँ, तो लोन से ज्यादा बेहतर फंडिंग है। हाँ लेकिन कुछ फंडिंग ऐसी होती है जो वापस नहीं करनी, जैसे यूएसएमईए की फंडिंग वापस नहीं करनी, लेकिन वो कहता है आपने आइडिया के ऊपर बिजनेस खड़ा करने के लिए 75 लाख रुपए, फिर वो कहते हैं 4 महीने में काम करो और हमें 4 कस्टमर लाके दिखाओ, असली झूठे वो आपकी मर्जी, जो भी हो 4 इनवाइस लाके दिखाओ कि मैंने 4 कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसको स्केल अप करने के लिए वो 2 करोड़ देते हैं कि अब भाई इसको थोड़ा स्केल अप करो। तो इस तरह से है सिलसिला। तो लोन से बेहतर फंडिंग है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, गवर्नमेंट की भी फंडिंग है, गवर्नमेंट की फंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मिलती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमारी ये 2019 की जो सितंबर की फंडिंग थी, सितंबर में जो पैसे हमारे पास आने थे, यानी कि ये हमने जमा कराए थे फंडिंग फरवरी 2019, एक्सेप्टेंस और पैसे हमारे पास आने थे सितंबर 2019, वो पैसे हमारे अकाउंट में यानी कि बहरिया इस्लामाबाद में जमा हुए 26 जून 2020। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए, उनको लेकर आएंगे, आओ भाई अपने पैसे ले लो, ठीक है ना, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चले जाएंगे वो। तो ये सारी चीजें, तो फंडिंग इज बेटर। और कोई सवाल है तो पूछ ले, मुझे कोई इशू नहीं है। जी 360 डिग्री आईज हैं ये, प्लीज गो अहेड आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक है आप? बस थोड़ी आवाज खराब है कमजोरी की वजह से। जी जी हमें अंदाजा है कि आप किस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। थैंक यू टाइम देने के लिए आप दोनों सर का। तो मेरा एक क्वेश्चन बेसिकली ये था कि बाबर सिंह बात कर रहा हूँ 360 डिजिटलाइज से, कि बेसिकली जितनी भी ये हम इंक्यूबेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली उस स्टेज पे आके बात हो रही होती है जो थोड़े से प्री मेच्योर होते हैं स्टार्टअप्स, जिनके थोड़े से लिंक्स बन जाते हैं, 2-4 लोगों को जानते हैं, किसी एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी से रिलेटेड, किसी प्रोफेसर को, किसी मैनेजर को, किसी फैकल्टी मेंबर को, या किसी इंक्यूबेशन को, किसी न किसी सीनियर स्टार्टअप को जानते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ये कि जो बिल्कुल ही सोचते हैं, इनिशियल आइडिया आता है, वो हेल्प के लिए जा रहे होते हैं लेकिन उनको हेल्प के रास्ते नहीं मिलते। और जहां भी हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स, अगर बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर का, लेकिन जितने भी कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर खुले हुए हैं, तो वो नए स्टार्टअप्स को इतना एनकरेज नहीं कर रहे थे जो पहली बार इनके गेट से एंटर हो रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एनवायरनमेंट में उसमें आना होता है। तो बेसिकली ये मेरे ख्याल से प्री इंक्यूबेशन सेटअप इसे कह सकते हैं। तो इसके लिए कोई वर्क किया जाए ताकि वो अगर उस स्टेप तक आ जाएं और बगैर किसी रेफरेंस के ताकि इन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन के प्रोग्राम में एंटर हो जाएं, उनके लिए कोई ऐसे दायरे की प्लानिंग या कोई चीज हो, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो जब जाते हैं इन दारों तक उनको एक्सेस नहीं मिलती, वो मायूस होकर घर लेट जाते हैं। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल एग्री। और हमारे पास एक ऐसा स्टार्टअप है, अब तो हमने ओपन फॉर ऑल कर दिया है। मैं कराची कैंपस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस्लामाबाद कैंपस ने, मेरी अभी कल उनसे बात हुई थी यानी कि मंडे वाले दिन, तो उन्होंने बताया था कि जी उन्होंने भी अब ऑन कर दिया है। अदरवाइज हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से ही फॉर ऑल कर दिया था। ऐसे ही हमारे पास इनकी बेटी है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट के उसने प्रोजेक्ट लिए हैं 3 माशाल्लाह से।
और उसका भी यही था कि वो किसी इंक्यूबेशन सेंटर में गया इधर उधर, तो वहाँ वो कह रहा था मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। अच्छा मुझे खैर मैंने कहा अच्छा, और वो मैंने कहा इतना यार अच्छा काम आप कर रहे हो, और उसके लिए हमें रेफर किया था ये कपिल कुमार जो होते हैं, इन्होंने मुझे रेफर किया कि यार ये अच्छा स्टार्टअप है, आप देख के मिले। मैंने मिला, मैंने कहा ओके इसमें ला जाओ, क्योंकि देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि असल में सर प्री इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन ऑलमोस्ट सेम चीज है। इंक्यूबेशन तो नाम इसी चीज का कि एक वो बंदा जिसने कारोबार नहीं आता सीखना। इंक्यूबेशन का मतलब क्या है? हैचरी, यानी कि उसको हिफाजत से रखना, बीज को बो के उसको हल्का सा नन्ना पौधा से लेके फिर वो एक्सीलेटर बनता है तनावर दरख्त, ठीक है ना। तो हमारा तो काम ही है कि उन प्रोजेक्ट्स को लाना खुदा के वास्ते। लेकिन सर मसला ये है कि एचईसी की रिपोर्ट जाती है हर साल, मैं भी भेजता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाऊंगा तो इतनी बड़ी रिपोर्ट जाती है इस वक्त हमारे बिजनेस इंक्यूबेशन कराची कैंपस से, उसमें वो एक्टिविटीज पूछते हैं। अब मसला ये कि बात हुई है तो सच बोल दो भाई हमने लिया, बिजनेस नहीं करा सके। अब जिनको फंडिंग दी है वो तो पूछेंगे हाँ भाई इतनी फंडिंग दी हुआ क्या, हालांकि वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए कि भाई दुनिया के अंदर अमेरिका के अंदर भी इसका परसेंटेज हमेशा, अगर 100 लोग भी इंक्यूबेट हो रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो उसमें से 10-15 ही बिजनेस कर पाएंगे, हर बंदा नहीं कर पाएगा, ये एक जनरल रूल है। बहरहाल तो उसकी वजह से होता ये है कि जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जिसमें हमारी भी एक सोच यही रही कि यार चलते हुए कारोबार को लेकर आएंगे, उससे ये होगा कि हम अच्छी फंडिंग दिखा सकते हैं। बात ठीक है, लेकिन इट्स एक्लेटर प्रोग्राम, उसको फिर एक्लेटर बोले आप, इंक्यूबेशन नहीं बोले आप। इंक्यूबेशन में तो लाना उसी को है जो गरीब शरीफ है, जिसका कोई नहीं है पोसान हाल, उसको आप लाएं, ग्रूम करें, चाहे वो प्री इंक्यूबेशन बोल दें, इंक्यूबेशन बोल दें। इसीलिए अगर आपको याद हो हमने एक कॉल सोची थी, ठीक है, जब तक नहीं कर पाया, हमारी कोर्ट हर साल नवंबर में होती थी, सॉरी अप्रैल में होती थी, और इस साल हमने 2 कोर्ट इसी बात में सोची थी कि हम इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, अगर स्पेस नहीं हो सके वर्चुअल में चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हमने उन्हीं लोगों को लेके आना है कि जो लोग सीखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग फैशन में आते हैं माजरत के साथ, वो भी मैंने आवाम देखी है कि जी इंक्यूबेशन है, हम तो यानी कि फैशन है भाई उनका इंक्यूबेशन में, तो वो लोग भी हैं। लेकिन जो पोटेंशियल लोग हैं, लेकिन बात वही है कि जब तक आप मिलेंगे नहीं, लोगों को इंक्यूबेट नहीं करेंगे, आपको नहीं नजर आएगा कि कौन पोटेंशियल है कौन पोटेंशियल नहीं है। अगर नजम साहब भी एग्री करेंगे कि जब आप उनके साथ काम करोगे तभी तो समझ में आएगा कि इंक्यूबेशन में बातें तो माशाल्लाह मेरी तरह कोई कर लेता है। यहाँ पे तो मैं वो एक एक बात चीज और है ऐड करता जाऊं इनके सवाल के ऊपर जी। कि ज्यादातर मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है कि उन लोगों को ज्यादा तवज्जो मिलती है जिन्होंने खुद कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या एमवीपी बना लिया होता है, कुछ ना कुछ कर लिया होता है। सिर्फ आइडिया अगर आप लेके जाते हैं तो उसकी सीड फंडिंग मिलना मैंने तो बहुत ही कम देखा है कि ऐसा हुआ हो। नहीं, इवन जो सीड नहीं फंडिंग मिलती सर। अभी क्यूनो को जो मिली है आपके ओमान से गालिबन जी जी, क्यों ना हो जी। क्यों ना हो, तो वो भी सीड फंडिंग ही है, लेकिन वो सीड फंडिंग इस स्टेज के ऊपर है कि द कंपनी ऑलरेडी हैज 10 और 20 कस्टमर्स। सर हमें स्पॉन्सर दिया इसने, हमारा जो एक सेशन हुआ था, सॉरी आप कैरी ऑन कीजिएगा, हमारा 2017 में सुपर कॉम हुआ था, तो क्यों ने वाज अ स्पॉन्सर ऑफ वेरियस, स्पॉन्सर किया था मैं तो जी। इसलिए ये जो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ मिसकंसेप्शन इन सम ऑफ द किड्स कि वो बस जाएंगे और जो आइडिया बताएंगे और लोग जो है वो रेड कार्पेट पे छा के उनको बुलाएंगे और उनको जो है सराहना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं हो पाता। सिर्फ उसको नॉर्मली ज्यादा लिफ्ट कराई जाती है जो कि आइडिया बता के कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी साथ लेके आए, जो कि पोटेंशियल शो कर सके कि हाँ देयर इज सम स्केलेबिलिटी पोटेंशियल इन दिस आइडिया, और बिल्कुल ऐसे ही है। मेक सेंस। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज द नेम ऑफ अ बिहेवियर। अगर वो बिहेवियर आपके अंदर है जो कि आपको एक्शन पे मजबूर करता है तब तो सही है, अदरवाइज फिर ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू रिक्वेस्ट यू सम एविडेंस इससे पहले कि वो आप में अपनी एफर्ट एग्रीड, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। बस उनको गाइड करें, जो बच्चे आते हैं ना, जैसे हम तो, जैसे आप भी मेरे पास जज आए, मैंने आपसे भी यही कहा था कि देखें इंक्यूबेशन में जो हमारे बैरियर के बच्चे हैं उस वक्त, तो यही कहता है नहीं पता उनको डिस्करेज मत करें, उनको गाइड करेंगे ठीक है यार अच्छी बात है, अच्छा काम कर सकते हो। अब बात हुई कि रिसोर्स चाहिए, फिर इसके लिए अगर मेरे पास लेट्स सपोज 1000 एप्लीकेशन आ जाए, ऑब्वियसली बात है फिर मुझे बंदे भी कोई 30-40 चाहिए जो उनको प्रोसेस करे ईमानदारी के साथ, उनको जवाब देंगे बेटे ये फीडबैक है, मतलब बात समझ रहे हैं आप। तो बात फिर वो आती है कि थोड़े से लैक ऑफ रिसोर्सेज की, लेकिन बात वही है कि देर इज अ विल देर इज अ वे, अगर करना है ना तो बंदा फिर कहीं ना कहीं जुगाड़ करके करता है हमारी तरह। तो ये चीज है। बाकी मैं खदीजा आपका जवाब दे दूं, इन्होंने सर एक आखिरी जवाब ये मैंने अभी पढ़ा है इन्होंने कि जिसमें कह रहे हैं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं हूँ कि फंडिंग मिल सकती है। जी बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर को प्रेफर करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन बेहतर है कि किसी न किसी से आप कनेक्ट हो जाएं,
और कोई भी इंक्यूबेशन हो, अब तो हर जगह खुल गया है इंक्यूबेशन सेंटर। इवन एनएडी अपना अलग बना रहा है। इवन उसके बीच में बात हुई थी तो वो बता रही थी खातून कि वहां पर एनएडी जो है वो अपना इंक्यूबेशन मैनेजर देख रहा है। इवन कराची यूनिवर्सिटी अपना इंक्यूबेशन मैनेजर देख रही है, कराची यूनिवर्सिटी अपना इंक्यूबेशन सेंटर अलग बना रहा है। तो मकसद कहने का ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी तो काफी है, और आप कहीं पे भी अप्लाई करके जा सकती हैं। तो बात वही है अजम साहब की कि थोड़ा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो, थोड़ा अगेन वही बिहेवियर की बात है कि सीरियस लोग चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई कुछ नहीं आता, कोई इशू नहीं है, बस आप सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो, आ जाओ हमारे पास, बिस्मिल्लाह। All right, Rizwan sir, thank you very much for such an insightful and very candid discussion. I think बल्कि आपके जो बात करने का अंदाज है उससे मुझे एक लंदन वाले साहब भी याद बार बार आ रहे थे for some reason. तो माशाल्लाह काफी यूनिक आपका स्टाइल है। Thank you very much for your time. I hope we meet again, we talk again. इस तरह के सेशन होते रहने चाहिए, इसके अंदर नॉलेज का ट्रांसफर होना। I hope this session was useful. Thank you very much. Thank you. थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बात सुनिएगा।